नमस्कार, स्वागत है आपका गांव के लोग चैनल में। मैं हूं पूजा। आमने सामने प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं बनारस के जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता जागृति राही जी। जागृति राही जी बनारस में विगत 5 वर्षों से किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य रही हैं। आइए उनसे इस विषय पर बात करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। किशोर अपराध क्या है? सबसे पहले तो मेरा सवाल यही रहेगा आपसे। देखिए, जो 18 साल से नीचे के बच्चे हैं, 18 साल तक के जी, 10 साल से ऊपर के, उनको हम किशोर की श्रेणी में रखते हैं। तो उनके द्वारा अगर कोई कानून का उल्लंघन किया जाता है या किसी तरह का अपराध किया जाता है तो उनको हम फिर जुवेनाइल बोलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ जिनके साथ होता है। अच्छा। तो ऐसे बच्चों को जो अपराधों में डाल दिए गए हैं या चले गए हैं या उनकी परिस्थितियां उनको इस तरह प्रेरित करती हैं कि वो गलत काम में लग जाएं, तो उनको फिर जब खासकर जिनके ऊपर पुलिस एक्शन होता है तो उन बच्चों को किशोर न्याय बोर्ड लाया जाता है। और वहाँ बोर्ड जो होता है उसमें 3 लोग होते हैं, बेंच है वो एक तरह से, जिसमें एक जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है और उसके साथ 2 सामाजिक कार्यकर्ताओं को, जिसमें एक महिला होना अनिवार्य है, लिया जाता है। राज्यपाल की तरफ से जो बनी हुई कमेटी है वो उनका चयन करती है और एक प्रक्रिया के तहत उन लोगों को लिया जाता है और 3 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन कभी कभी एक्सटेंड भी होता है। तो उस तौर पर मेरा बनारस में चयन हुआ था और मैंने 5 साल वहाँ पे काम किया बनारस के किशोर न्याय बोर्ड में। अच्छा, किशोर अपराध के पीछे हम बात करें तो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण किस तरह से काम करते हैं? और मतलब आपने देखा होगा इन लोगों को ट्रीट भी किया होगा, तो क्या लगता है कि क्या कारक होते हैं जिनके पीछे ये अपराध करते हैं? सबसे दुखद बात यह है कि उत्तर प्रदेश में बच्चों के अपराध के मामले में हम लोग नंबर 1 पे हैं और बड़ी जनसंख्या है, नो डाउट उसमें उसका भी असर है। लेकिन परिस्थितियां तो तय सी बात है कि जब आप समाज में हर बच्चे को जो उसका हक है वो नहीं दे पाएंगे, उसको रोटी, खेल, पढ़ाई, प्यार हम बोलते हैं, वो जहाँ जहाँ नहीं मिलेगा, उसका अभाव होगा, तो वहाँ सीधा सा नुकसान उसका बच्चों को उठाना पड़ता है। और करीब 1200-1300 केस थे बनारस के जुवेनाइल बोर्ड में जब मैं गई वहाँ। और देखा मैंने कि इसको आप एकदम सीधा सा ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, जिनके परिवार विघटित हैं और जिनको प्रॉपर एजुकेशन खास करके नहीं मिल पा रहा है और जिनके घरों में आमदनी इतनी कम है कि वो चाइल्ड लेबर में जा रहे हैं, ऐसे ही बच्चे खास करके इसमें टारगेट होते हैं, अपराधों में आते हैं। हार्डली 2 या 3% ऐसे होते होंगे जो वाकई मेंटालिटी उनकी इस तरह की है या एक तरह का अपराधी प्रवृत्ति वाला जो भाव होता है वो बहुत 2-3% लोग होते हैं, बच्चे होते हैं। ज़्यादातर वो ऐसी परिस्थितियां ही होती हैं जो उनको ले आती हैं और जो खास करके स्ट्रीट चिल्ड्रन जो होते हैं, जिनको घर नहीं है प्रॉपर, जिनका परिवार पूरा परिवार नहीं है, माता पिता दोनों ठीक नहीं है या घर के अंदर ब्रोकन फैमिली है, शराब बहुत ज़्यादा है, वजह कुछ भी हो, गरीबी बहुत ज़्यादा है और वो कहीं भी लेबर के रूप में भी बहुत बुरी तरह उसको रखा जा रहा हो, ट्रीट किया जा रहा हो, तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत सहज होता है। दूसरा एक बहुत बड़ा रीज़न मैंने देखा कि अभी जो ये कानून बन गए हैं और इस तरह के सबके बावजूद बच्चों का जो प्रोटेक्शन का राइट है, एक हर बच्चे का जो अपना राइट है प्रोटेक्शन का, उसका उल्लंघन भी होता है। तो बच्चे ना केवल उसमें प्रवृत्त होते हैं, शिकार भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन बच्चों का भी मामला आता है, हम लोगों को देखना होता है। तो आप देखेंगे कि वो बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ जो इस तरह का है कि फैमिलीज़ में अभी भी एक सामंती दिमाग है, वो ये मानता है कि बच्चे तो कैसे भी ट्रीट किए जा सकते हैं और वो सबका राइट है। तो हम मिस हैंडल करते हैं, हम कितना भी अपने आप को वो कर लें, लेकिन एक एज ए सोसाइटी अभी हमको ये शऊर नहीं आया है कि हमको बच्चों को कैसे ट्रीट करना है। तो उसका नतीजा होता है कि बहुत बार बच्चे घर से भाग जाते हैं और घरों से उनका मतलब एक लगाव जो होना चाहिए वो नहीं होता है, तो वो फिर गलत संगत में आ जाते हैं। एक और होता है कि पारिवारिक विवाद है, झगड़ा है, लड़ाई है,
तो लोग बच्चों को टारगेट करते हैं और मुकदमों में, अपराधों में उनके ऊपर फर्जी केसेस बना के बहुत ईजी, मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ शुरू हो गई है कि लोग खेत का मुकदमा, मेड़ की लड़ाई और आपस का विवाद, एक दूसरे के साथ जेलसी, और ये भी कि अच्छा उसका बच्चा कास्ट का भी एक फैक्टर है कि वो बहुत गरीब है या दलित है या पिछड़ा है, उसका बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, तो केवल इसलिए भी मुकदमा में करके उसको फंसा दो कि वो पढ़ाई उसकी डिस्टर्ब हो जाए, उसको आगे बढ़ने से रोको। इस तरह की प्रवृत्ति है हमारे समाज में और वो बिल्कुल दिखाई देती है वहाँ। किशोर अपराध के कितने पक्ष हैं, कितने पक्षों से वो परिभाषित होता है? कैटेगराइज कानून के हिसाब से तो 3 तरह से किया जाता है। जैसे आईपीसी का जो वो है सिस्टम है, उसमें एक वो है जिसको हम लोग बिल्कुल छोटे श्रेणी में रखते हैं, चोरी है या बहुत हल्का अपराध है जहाँ 3 साल से कम की सज़ा होती है। एक वो है जो गंभीर श्रेणी के अपराध हैं, तो उनको जहाँ 10 साल तक की सज़ा है, 7 साल तक की सज़ा है, तो 7 साल तक की जो सज़ा वाले मामले होते हैं उनको हम लोग उसके अलग कैटेगरी होती है। और उसके बाद फिर एक कैटेगरी है जो एकदम जघन्यतम अपराध की श्रेणी होती है जहाँ बड़ी सज़ाएं मिलती हैं। लेकिन बच्चों के लिए चूँकि ये है कि 3 साल से ज़्यादा उनको सज़ा नहीं दे सकते हैं, लेकिन निर्भया कांड के बाद जो बदलाव हुए उसमें यह है कि ऐसे बच्चों की फिर मानसिक क्षमता की जांच की जाती है, धारा 15 की जांच बोलते हैं। तो वो जांच करने के बाद ये तय करना होता है हम लोगों को कि उनको यहाँ रखा जाए, मतलब उनकी नीयत और उनकी प्रवृत्ति या समझदारी उस लेवल पे है क्या कि वो अपराध जानबूझ के कर रहे हैं या वो परिस्थिति वश कर रहे हैं, ये जज करना होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद उनकी फाइल जुवेनाइल कोर्ट में चलेगी या बड़े कोर्ट में, बच्चों का पॉक्सो में या बाल न्यायालय में, ये तय करना होता है। तो इस तरह के जो बड़े अपराध होते हैं वहाँ पे हम लोगों को देखना, जज करना और फिर उनकी फाइलों को भेजना। और ये दुखद है कि बहुत बड़ी संख्या है, छोटी संख्या नहीं है, जहाँ पे 16 साल, और ख़ासकर इसमें ये होता है कि ये बच्चे 16 साल से 18 साल तक के होते हैं। अच्छा। जो जघन्य अपराध में ज़्यादा लिप्त पाए जाते हैं, जैसे मर्डर है, जैसे बलात्कार है, जैसे अपहरण है, इस तरह के मामलों में जो लोग इन्वॉल्व बच्चे पाए जाते हैं 16 से 18 वर्ष के, उनके मामलों को फिर हम लोग जज धारा 15 की जाँच करने के बाद फॉरवर्ड कर देते हैं। तो फिर उनकी जो सुनवाई होगी वो वैसे ही होगी जैसे बड़े लोगों की होती है, तो उनको सज़ा भी 10 साल तक की मिलेगी या और भी बड़ी। अच्छा। आप किशोर अपराध जब आप किशोर अपराध क्या सब में तेल पड़ा, उस पर नहीं पड़ा? ठीक है। जब आप किशोर अपराध न्यायालय में काम कर रही थी तो आपके सामने ज़्यादातर किस तरह के मामले आए? हर तरह के मामले हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा तो ऑब्वियसली संख्या वो होती है जिसमें बाइक चोरी, मोबाइल चोरी, इस तरह के मामले। और ज़्यादातर ये भी देखा गया कि थानों में वे प्रवृत्ति होती है कि बच्चों पे ही ये केसेस डाल दिए जाते हैं। वो अगर एक चोरी में गया तो उसके ऊपर 10 और केस लग जाते हैं। और कुछ ऐसे मामले, मतलब बच्चे बना के रखे जाते हैं जिनके ऊपर 10 केस लाद दिए जाते हैं। ये है, सच्चाई है ये। और इस तरह के पिटी ऑफेंस के केस जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसके अलावा जो बड़े केसेस आते हैं, ज़्यादातर जो एक बड़ी समस्या है जिसको मैं इंगित करना चाहूँगी वो है लड़की और लड़के का मामला। मतलब किशोर वय में आकर्षण एक स्वाभाविक सी चीज़ है बच्चों के बीच में, खासकर तब जब हमारे यहाँ तो सोसाइटी में इस तरह की कोई ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती। तो यौन अपराध और इस तरह के अपराध जहाँ पे सीधे सीधे जिसको कहते हैं मॉरल पुलिसिंग और पेट्रियार्की इन्वॉल्व होती है। लड़का लड़की भाग गए, मिल के बातचीत कर रहे थे, उनके ऊपर केस हो गया, फ़ोन पे बात कर रहे थे, उनके ऊपर केस हो गया, दोनों घरों के बीच इसी बात पे दुश्मनी हो गई, लड़की और लड़के का मामला है, शादी करने के लिए भाग गए बच्चे, बात कर रहे थे, घूमने के लिए भाग गए बच्चे। तो इस तरह के लड़की लड़के के मामले भी बहुत ज़्यादा आते हैं। और वहाँ पे दुखद ये होता है कि लोग उसको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे वो अपराधी हो, और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिर हो जाता है।
जब आपके पास मामले जो भी आते हैं उनके निवारण के लिए सरकार के क्या प्रावधान है, किस तरीके से उनको ट्रीट करती है सरकार? संप्रेषण गृह बने हुए हैं ऐसे बच्चों के लिए, सुधार गृह जिसको बोलते हैं, उनको जेल तो बोलते नहीं हैं, उनके लिए होम्स बने हुए हैं। और हर शहर में आपको अलग अलग कैटेगरी के होम्स मिलेंगे। जैसे बनारस में कम से कम 16-17 संस्थाएं हैं जो सरकारी होम्स भी हैं और सरकार के समाज कल्याण और महिला बाल विकास की तरफ से मदद दी जाती है और बजट एक एलोकेशन होता है। और ऐसी सामाजिक संस्थाएं भी हैं जो वो होम्स चलाती हैं, तो उसमें अलग अलग एज के हिसाब से कैटेगरी वाइज बच्चों के लिए होता है, जहाँ निराश्रित जो बच्चे होते हैं, जिनको जिसे सीधे कहते हैं कि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उनके लिए अलग अलग होम्स होते हैं। और जो जुवेनाइल ये हैं जो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वाले बच्चे हैं, मतलब कानूनी तौर पर अपराध में संलिप्त बच्चे हैं, उनके लिए अलग होम्स होते हैं। तो सरकार उन पे मदद देती है, अनुदान देती है, चलाती है। उनके लिए बहुत कड़े कानून हैं, उनकी देखरेख के लिए, देखभाल के लिए व्यवस्थाएं हैं। और लड़कियों के लिए भी हैं, लड़कों के लिए भी हैं अलग अलग, और समाज के तमाम और महिलाओं के लिए भी हैं होम्स इस तरह के। आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चे जब गलती करते हैं उन्हें सुधारा जाता है या फिर समझाया जाता है, या फिर ऐसा कुछ उनके साथ पेश आते हैं तो वो कुछ और भी ज़्यादा उस तरीके के कृत्य और बढ़ चढ़ के करने लगते हैं। और ऐसे में उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए ताकि वो सही रास्ते पर भी आ जाए? देखिए ये ऐसा नहीं है। बच्चे अगर उनकी परिस्थितियां जैसी आदर्श होनी चाहिए एक बच्चे को विकसित होने के लिए, हम जो एक चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट के तौर पर मेरा ज़्यादा समय रहा है काम, तो मैं जो समझ पाई हूँ, देखती हूँ कि बच्चों को अगर आप अच्छा माहौल और अच्छी उनकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें देंगे, उनको शिक्षा का, उनके पोषण का, उनके स्किल डेवलपमेंट का, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, इमोशनल सपोर्ट का, तो ये सारा माहौल अगर उनको मिलेगा तो वो कभी नहीं करेंगे इस तरह का। कोई बच्चा अपराधी पैदा तो नहीं होता है। बिल्कुल। तो ये प्रवृत्तियों को हैंडल करने के लिए आदर्श स्थितियाँ क्या कहें, बिल्कुल ही जो होना चाहिए वो नहीं है हमारे पास। अभी भी धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हो रही हैं उस दिशा में, क्योंकि जब सरकारों का, सामाजिक संस्थाओं ने इसमें बड़ा रोल प्ले किया, जब ध्यान दिलाया सरकार को कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के साथ यौन अपराध किए जाते हैं, इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की ट्रैफिकिंग होती है, इतनी बड़ी संख्या में बच्चे अभी भी चाइल्ड लेबर में हैं, मतलब उनको बधुआ मजदूर बना के रखा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इनफैक्ट बच्चों के मामले में कहें तो एक साइलेंट इमरजेंसी जैसा है कि आप अपने खुद के फ्यूचर जिन बच्चों को मानते हैं उनके साथ आपके समाज के तौर पर आप फेल साबित हो रहे हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी समस्या है, उसको लेकर के काम करने के लिए जितना एलोकेशन होना चाहिए फंड का और जितने स्किल्ड लोग होने चाहिए। हम लोग ये मानते हैं कि कोई भी ये काम कर सकता है, ऐसा नहीं है। समझदारी और सोच और ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। अब मैं एक ही उदाहरण दूं कि ये पूरा मामला परामर्श के तौर पर, काउंसलर के तौर पर सबसे ज़्यादा होना चाहिए। कानून से ज़्यादा इसमें काउंसलिंग काम करती है, लेकिन काउंसलर्स की पोस्ट हर जगह ज़्यादातर खाली पड़ी है। पूरे यूपी में आप देख लीजिए, साइकोलॉजी पढ़े हुए हजारों बच्चे बेरोजगार पड़े होंगे, लेकिन साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट जो है वो कहीं भी नहीं है। पूरे आप प्रदेश में देख लेंगे, 1-2 जगह पे कहीं मिलेगा। अब ये धारा 15 की जांच करके आप कहाँ डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा बच्चा अपराधी है और कौन सा नहीं है उसकी प्रवृत्ति, और वो भी जघन्यतम मामलों में। और आपके पास उस काम के लिए जो सपोर्ट होना चाहिए, जो बच्चों की काउंसलिंग और ख़ासकर जांच होनी चाहिए, उसका कोई सिस्टम ही नहीं है, ना उसका कोई मॉड्यूल है, कुछ भी उस पर काम नहीं हुआ है। ये फैक्ट है। और ये मैंने हर बार वहाँ विभाग में जब मैं रही तो हर बार सवाल उठाया कि ये एक दिन की जांच नहीं है जो कोई भी अनट्रेंड व्यक्ति कर सके। इसमें प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। सुझाव भी दिया कि BHU जैसे लोग, मैंने इतना बड़ा विभाग साइकोलॉजी का है और भी कॉलेजेस हैं यहाँ पे, यूनिवर्सिटी है, तो क्यों नहीं उनकी सेवाएं ली जाएं, संस्थाएं ली जाए। कुछ हुआ भी, हम लोगों ने के सजेशन पे, ऐसा नहीं है, कुछ संस्थाओं को वहाँ एंट्री दी गई, लेकिन अभी मानसिकता उस तरह की नहीं है कि उसको एक एज ए सोसाइटल प्रॉब्लम मांग करके। इवन गांव में, पंचायतों में ये होना चाहिए कि जहाँ पे बच्चों के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं हो। कामकाजी महिलाएं हैं, बच्चे ज़्यादातर जो सड़क पे पल रहे हैं वो सबसे ज़्यादा वनरेबल कंडीशन में हैं। उनके लिए आप क्रैच देख लीजिए। मैं स्लम्स में काम करती रही हूँ, कहाँ है?
कहीं नहीं दिखता है। योजनाएं जो थी वो भी बंद हो गई हैं। बाल मजदूर बच्चों के लिए जो हुआ करती थी, स्कूल अलग से हुआ करते थे, वो भी बंद हो गए हैं। तो सबसे ज़्यादा मिसयूज़ अगर कहीं बजट का हो रहा है और मिस हैंडल किया जा रहा है तो महिला और बाल विकास के नाम पे जो बजट है उसका हो रहा है, समाज कल्याण के नाम पे जो आ रहा है पैसा उसका हो रहा है। वो प्रॉपर जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जा पा रहा है। बहुत काम करने की ज़रूरत है अभी। अच्छा, किशोर अपराध समस्या से निपटने के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए आपके हिसाब से? पेरेंटिंग की भी बात करें तो क्या गाइडेंस देना चाहिए? कि सबसे बड़ी ज़रूरत है कि बच्चों को इसके लिए, जैसे हम छोटेपन से ही एक चीज़ तो ये बताते हैं ना कि बैड टच क्या है, गुड टच क्या है, सही बिहेवियर बच्चों के साथ किस तरह का होना चाहिए, ये बातें बच्चों को स्कूलों में हर जगह बताए जाने की ज़रूरत है। वो चाहे प्राइवेट स्कूल का बच्चा हो या सरकारी स्कूल का बच्चा हो, हर बच्चे का एक प्रॉपर क्लास इस पे होना चाहिए। उसको जेंडर की समझ सही तरीके से बताने वाला व्यक्ति। क्यों आजकल वायलेंस, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस के मामले इतने ज़्यादा क्यों बढ़ते हैं, या लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ इतना ज़्यादा सेक्सुअल हरासमेंट के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम प्रॉपर काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं और ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। बच्चों को नहीं पता है, उनको जो ज्ञान मिल रहा है वो सीधे सीधे कहें तो पॉर्न फिल्मों से और मोबाइल के माध्यम से और गलत वेबसाइट से मिल रहा है। प्रोवोकेशन बहुत है गलत दिशा में ले जाने के लिए। नशा अपने आप अवेलेबल है हर जगह, खुद गवर्नमेंट शराब की दुकानें हर नुक्कड़ पे खोल रही है। तो ये जो शराब और पॉर्न और इस तरह की जो वेबसाइट्स और ये सब चीज़ें मोबाइल हर बच्चे को अवेलेबल करा रहे हैं, उसके बरक्स बच्चों को बचाने का जो सिस्टम है, उनको इस सारी चीज़ों से गलत दिशा में जाने से प्रोटेक्शन करने का जो सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर है। तो उसको मजबूत करना और स्कूलों में हर जगह प्रॉपर तरीके से जो है ये ट्रेनिंग देना, बच्चों को, लड़कियों को पता होना चाहिए कि कोई व्यक्ति आपसे मोबाइल पे बात कर रहा है और कर नहीं, उसका क्या, कितना उसके दायरा सीमा क्या है। ज़्यादातर ब्लैकमेलिंग से लेके और साइबर क्राइम्स के मामले सारा कुछ इसी एज में शुरू हो जाते हैं, किशोरों के साथ होता है, क्योंकि उनको बताने वाला कोई है नहीं उस तरह से। अभी भी हम इतना झिझक महसूस करते हैं इन विषयों पे बात करने में, परिवार के अंदर तो बिल्कुल ही माहौल नहीं है। तो फैमिली नाम की जो संस्था है उसमें भी ये ज़रूरत है कि आप माँ बाप बनने जा रहे हैं तो खाली कौन सा इंजेक्शन लगवाना है और टीका लगाना है, इसके अलावा ये भी बताना है कि बच्चे को ट्रीट कैसे करना है। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि मेरा खुद का बेटा जब हुआ तो बेटी और बेटा दोनों में, तो पापा ने मुझे बोला कि हम लोग खाना खाने बैठते थे तो वो थाली खींचता था। अच्छा। तो हमेशा खींचता था, तो ये होता था कि अरे इसको तो कुछ भी दे दो, बहला दो, ऐसे मतलब पड़ रहा। तो मेरे पापा ने शुरू में ही मुझे टोका, कहा कि देखो बेटा, वो खाए या छीट दे, कुछ भी करे, लेकिन उसको प्रॉपर जैसे हम लोगों को परोस रहे हो वैसे ही खाना परोस के दो, और ताकि वो उसको लगे। क्योंकि हम जो मानते हैं ना कि मिट्टी का लौंदा होता है हमारे यहाँ जो बोलते हैं, या घोड़े की तरह चाबुक से बच्चों को ट्रीट किया जाता है, ये बिल्कुल गलत तरीका है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट गलत है। बच्चा अपने आप में फुल फ्लेज्ड पर्सनैलिटी है, उसकी लाइकिंग्स, उसकी डिसलाइकिंग्स, उसकी मर्जी, उसको निर्णय लेने की उसकी क्षमता, सब कुछ इनबिल्ट है। 3 साल के बच्चे का ब्रेन फुल्ली डेवलप्ड होता है। तो हम अभी ये बात मानते कहाँ हैं? शुरुआत तो यहाँ से होगी ना कि जब हम बच्चे को एक अलग आइडेंटिटी के रूप में मानना शुरू करेंगे और कहेंगे कि हाँ, हम ये बच्चा है और इसकी अपनी पसंद और नापसंद है, उससे हर चीज़ में मर्जी उसकी पूछेंगे। जब ऐसे करेंगे तो निश्चित तौर पर वो बच्चा, स्पेस उसको जो मिलेगा, कभी वो गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, उसकी खुद की अपनी पर्सनालिटी स्ट्रांग बनेगी और किसी शोषण का भी शिकार आसानी से नहीं बनाया जा सकेगा। बिल्कुल। अच्छा, जब आप 5 वर्षों तक आप सदस्य रहे, उस दौरान आपको कोई ऐसा केस आपके सामने ऐसा आया हो कि आपको लगा हो कि ये तो बहुत हैरान करने वाला केस है? और हर केस ऐसा होता है, हर केस ऐसा होता है, कोई ऐसा केस नहीं है जो डिस्टर्ब ना करता हो आपको। और मैंने मतलब ढेर सारे मर्डर के केसेस देखे जिसमें बच्चों ने अपने ही घर वालों का मर्डर किया है, चाहे नाना का, पीछे उनकी साइकोलॉजी क्या होती है। और वहाँ पूरी कहानी, चूँकि मैं एक सोशल वर्कर ज़्यादा हूँ वहाँ पे, और ख़ासकर चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट रही हूँ, तो इसलिए मैंने कोशिश की कि हर स्टोरी को मैं ले के पूरी तरह से डेप्थ में जाके बातचीत कर सकूँ। नॉर्मली लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता, वो धारा देखते हैं, फाइल देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हम जैसे लोग जब वहाँ होते हैं तो हम लोगों की रुचि होती है, और मैं कोशिश करती थी कि जो भी बच्चा आए मेरे सामने,
वो प्रोड्यूस किया जाए तो उसकी पूरी स्टोरी उसके मुंह से मैं सुन सकूं। वो करने के लिए भी मुझे बहुत कन्फ्रंटेशन होता था, बहुत मुश्किल होती थी। नहीं कोशिश की जाती है, चाहे वो वकील हो, चाहे वो वहाँ का माहौल हो, वो आपको बहुत सपोर्ट नहीं करता उसके लिए। लेकिन ये ज़रूरी है कि हर बच्चे से पूछा जाए कि उसके साथ क्या हुआ है, क्यों हुआ है, क्या किस वजह से यहाँ पे है। तो ये इसी से आधी से अधिक प्रॉब्लम तो वहाँ सॉल्व हो जाती है और वो बच्चे बताते हैं। और ख़ास करके अभी भी यहाँ जो लड़कियों के साथ मामले हैं, उस मामले में बहुत ही ख़राब है स्थिति। अभी सिस्टम नहीं है उस तरह का कि जो बच्चियाँ अगर फंस जाएं तो उनको वहाँ से निकाल करके ठीक से। ऐसा भी केस मैंने देखा कि जहाँ पे चूँकि लड़की इन्वॉल्व हो गई, एक बार बाहर चली गई घर से, तो माँ बाप खुद उसको घर ले जाने के लिए वापस तैयार नहीं होते और वो लड़की जेल में रहने के लिए अभिशप्त हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। तो इस तरह के भी मामले देखे हम लोगों ने। और ये भी खास करके देखा कि लड़का लड़की के ही मामले में लेकर के बहुत फेमस बनारस का केस हुआ है JHV मॉल का, जिसमें सीधे सीधे मर्डर हुए 3-3, 4-4 लोगों के, और वो भी बच्चा बन के हमारे सामने प्रोड्यूस हुआ। बहुत बड़े बड़े जो बनारस के सबसे बड़े क्रिमिनल नाम, मतलब जो लिस्ट है उसमें लोग रहे हैं, वो भी वहाँ प्रोड्यूस हुए। तो ऐसे केसेस भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में आते हैं, जो टॉप के जो यहाँ के क्रिमिनल्स हैं उनके भी मामले, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो डिक्लेयर हो गए कि वो बच्चा है तो उनको छूट मिल जाएगी सजा में, तो वो भी हम लोगों को झेलना होता है। अच्छा। तो इस तरह की चीज़ें आई, बहुत एक वास्ट एक्सपीरियंस है, उस पर तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। अच्छा, चलिए, आपने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और आपने बहुत ही डिटेल में हमें इसके बारे में बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए गाँव के लोग चैनल के साथ। धन्यवाद।